तो चलें बेटा इसकी टेंशन की इसकी स्टेटमेंट से डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है कि ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग, इसमें एक टेंशन होती है जब आप इसको खींचते हैं वापस नीचे। ये मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाई नीचे की तरफ, जब मैंने नीचे की तरफ फोर्स लगाई तो इसने भी एक फोर्स लगाई जिसे हम टेंशन बोलते हैं, ये ऊपर को लगा रही है, ठीक है, ये स्प्रिंग। अब जो टेंशन होती है इसके अंदर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इस डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मैं एक्स से शो कर रहा हूँ बेटा, ये यहाँ पे एक्स के साथ, सही है। पहले था नॉर्मल पोजीशन में, जब वो स्प्रिंग को किसी ने खींचा नहीं था, बाहर से फोर्स नहीं लगाई थी, तो वो अपनी मीन जगह पे था, अपनी फिक्स पोजीशन पे था, अपनी नॉर्मल कंडीशन में था। तो उस हालत को, जब वो रेस्ट में था, उस पोजीशन को हम बोलते हैं मीन पोजीशन, ठीक है बेटा। अब जब मैंने इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाई, ठीक है, उसकी वजह से इसमें क्या आया, खिंचाव आया। जब इसमें खिंचाव आया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया। जब डिस्प्लेसमेंट कवर किया तो फिर जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट ही हमने करवाया उतना ही ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स पैदा हो गई, ठीक है। तो अगर इसी तरह बिल्कुल अगर आपने तीर कमान चला रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप पुर्तगाल गाजी वाले ड्रामे में घुसे हुए हैं और आप तीर कमान चला रहे हैं, और जितना आप कमान की वो रस्सी जो इलास्टिक होती है, रबड़ होती है, उसको पीछे खींचेंगे, तीर उतना ही आगे जाएगा। क्यों? उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही ज़्यादा पैदा होती है जितना आप तीर पीछे खींचते हैं। डिस्प्लेसमेंट जितना लाएंगे ज़्यादा, उतना ही तीर दूर जाएगा। सही है बेटा, बात समझ आ रही है। फर्ज करें ये तीर कमान है, तीर कमान को मैं यूं यूं पीछे खींच रहा हूँ, तो क्या होगा, अगर यहाँ पे तीर लगा हुआ तो वो यहाँ से निकल के सीधा दूर जाएगा। अगर मैं थोड़ा खींचूंगा तीर कमान की वो रस्सी को या रबड़ को, तो तीर इतनी ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। आई होप ये समझ आ गया होगा। मतलब जितना मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट लाऊंगा, एक्सटेंशन करूंगा, उतनी ज़्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी, उतनी ज़्यादा इस स्प्रिंग के अंदर टेंशन होगी। इन दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, बस यही हौसला है। चल अब इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं या समझ लेते हैं या उसको याद कर लेते हैं बेटा। तो सबसे पहले आते हैं डेफिनेशन पे। कह रहा है टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। जितना आप बढ़ाओगे, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है बेटा, बढ़ाओ, जितना आप इसको बढ़ाओगे, खींचोगे, उतना ही ज़्यादा इसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी स्प्रिंग के अंदर। आई थिंक इट इज़ क्लियर। अगर आपको एक्सटेंशन की डेफिनेशन समझनी है, उर्दू में हम इसको बढ़ोतरी बोलते हैं या बढ़ावा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑफ स्प्रिंग। ये इसकी मीन पोजीशन से आपने थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन। दो वर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट भी कहला सकता है क्योंकि आपने इसकी यहाँ से जगह छोड़ के यहाँ पे ले आए, यहाँ से यहाँ पे लिया डिस्प्लेसमेंट, या फिर आपने बढ़ा दिया इसकी लंबाई को, इंक्रीज कर दिया, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं। टेंशन क्या बेटा, टेंशन इज द पुलिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, ठीक है बेटा। जो इसकी मीन पोजीशन है उसकी तरफ जो ये वापस खींचेगा स्प्रिंग, उसे हम टेंशन बोलते हैं। बस ये इसकी डेफिनेशन क्लियर कि जो टेंशन होगी स्प्रिंग की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके एक्सटेंशन के। जितना आप उसको खींचोगे उतना ही वो पीछे को फोर्स लगाएगा। चलें दूसरी डेफिनेशन, दूसरे अल्फाज यूज़ करते हैं। टेंशन वाला एक्सटेंशन वाला हो सकता है आपको मुश्किल लगे, लेकिन ये बहुत शॉर्ट फॉर्म है, बहुत छोटी डेफिनेशन है, इसको आपको याद करना इजी है। दूसरी थोड़ी लेंदी है लेकिन उसमें वर्डिंग आप दूसरी यूज़ करेंगे। इसमें आप कहेंगे रीस्टोरिंग फोर्स इन इलास्टिक बॉडी। चूँकि ये इलास्टिक बॉडी है, इलास्टिक मटीरियल है, रबड़ मटीरियल है, तो इलास्टिक मटीरियल के अंदर या इलास्टिक बॉडी के अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्प्लेसमेंट इन इट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। जितना उसको उसकी मीन पोजीशन से आप दूर लेके जाओगे उतना ही ज़्यादा उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप उसको विद इन द इलास्टिक लिमिट रखेंगे, उसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे। ऐसा ना इस बेचारे को पकड़ के इतना खींचो ये इसके बल ही सारे निकाल दो और बिल्कुल सीधी इसकी तार बना दो, सही है, तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। आपने उसकी लिमिट देखनी है कि ये कितनी फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। ऐसा ना आपके पास रबड़ बैंड हो और आप उसको ज़ोर से खींचें और उसको तोड़ के रख दें, टुकड़े टुकड़े कर दें उसके, तब ये रूल फॉलो नहीं होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ जाते हैं। मतलब यहाँ पे हमने ये कहा कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है
अब देखें यहाँ पे भाई, जितनी मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा नीचे की तरफ उतनी ही वो रस्सी ऊपर को लगाएगी, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन आपस में इक्वल होते हैं अमाउंट में और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। मैं एक्सटर्नल फोर्स नीचे लगा रहा हूँ, वो रस्सी ऊपर की तरफ लगा रही है टेंशन। तो यूँ कह सकते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है और एक्सटर्नल फोर्स होती है वो अमाउंट में इक्वल होते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो एक्सटर्नल फोर्स आप नीचे को लगा रहे हैं, अगर ये आप पॉजिटिव लोगे तो जो ऊपर को फोर्स लग रही है वो नेगेटिव लेनी पड़ेगी, ये बताने के लिए कि दोनों की डायरेक्शन उलट है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन हमें देखनी पड़ती है। अगर इसको पॉजिटिव लेंगे भाई, नीचे जाने वाले को पॉजिटिव लेंगे, तो ऊपर जाने वाले को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। ये बात थोड़ा ध्यान रखना है। ये न्यूटन का थर्ड लॉ भी आप बोल सकते हैं कि एक्शन का रिएक्शन होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, अमाउंट में इक्वल होता है लेकिन इन ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस आ रहा है, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन। ओके, तो अब हम इसका फार्मूला बनाएंगे बेटा। तो फार्मूला में हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली इस तरफ आएंगे तो हम बोलेंगे कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसकी जगह पे हम F लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि वो रिस्टोरिंग फोर्स इसी फोर्स के बराबर होगी बट उल्टी डायरेक्शन में होगी, टेंशन उल्टी डायरेक्शन में होगी रिस्टोरिंग फोर्स। तो हम इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स के साथ माइनस का सिंबल भी लगा रहे हैं, -F लगा रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा के फिर आगे x लगा रहे हैं कि भाई कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ। तो हमने उसको मैथ की फॉर्म में अब शो कर दिया। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे बेटा तो कोई कांस्टेंट आएगा विच इज़ नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है बेटा। तो स्प्रिंग कांस्टेंट के आ गया और फिर एंड पे हम क्या करेंगे, उस साइड पे माइनस आ रहा है तो माइनस इस तरफ अच्छा नहीं लगता हमें, तो हम उसे दूसरी साइड पे ले आएंगे, तो इस साइड पे आएगा तो इधर बन जाएगा F इक्वल टू माइनस के x। तो ये हमारी डेरिवेशन थी बेटा हुक्स लॉ की। और के यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है जो कि एक फिक्स वैल्यू होती है कि स्प्रिंग किस मटेरियल का बना हुआ है, ज़्यादा लचकदार है या कम लचकदार है, तो उसी लिहाज से इसकी एक वैल्यू होती है कि किस मटेरियल का है, क्योंकि कुछ स्प्रिंग्स हार्ड होते हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और कुछ नरम होते हैं, थोड़ी सी फोर्स से मूव होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। जैसा कि मेरे पास एक छोटी सी डिवाइस है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम बेटा इसको, ये मेरे पास एक डिवाइस है छोटी सी, इसमें बेटा अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाए बेटा। अब ये डिवाइस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, राइट, ये थोड़ी सी इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। जैसे मैं इसको मूव कर रहा हूँ हाथ से तो स्प्रिंग के अंदर भी मोशन आ रही है, राइट। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहा हूँ यहाँ से तो रिस्टोरिंग फोर्स भी थोड़ी है, अगर मैं ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ तो रिस्टोरिंग फोर्स भी ज़्यादा है, ठीक है। मगर देखें बेटा, अगर मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो रिस्टोर फोर्स भी थोड़ी सी, फिर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा इसको डिस्प्लेस किया तो रिस्टोर फोर्स थोड़ी ज़्यादा हो गई। अब बिल्कुल ज़्यादा मूव करूँगा तो ये बिजली की तरह यूँ भागेगा, ठीक है। तो यही हुक्स लॉ कहता है कि जितना आप किसी इलास्टिक मटेरियल को डिस्प्लेस करवाओगे वो उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनस की सिंबल भी आई है बेटा, ठीक है। आई होप ये आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा हुक्स लॉ वाला। तो अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो बेटा आप पूछें कमेंट्स बॉक्स में, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और एंड पे सब्सक्राइब ज़रूर करें बेटा।